हेलो। चलो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। देखो बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, देखो बायोलॉजी है ना, तो देखो बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम। हम इसके बारे में ही देखेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम, है ना। तो जैव प्रक्रम, तो पहला पॉइंट क्या आता है कि जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम की अगर हम बात करते हैं तो जैव प्रक्रम कहते हैं किसको है। तो देखो अगर हम बात करते हैं जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी वो सारा प्रक्रम, यानी वो सारी क्रिया जो क्या करता है कि जीवों के अनुरक्षण का कार्य करता है। तो देखो अनुरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो देखो अनुरक्षण मतलब क्या हो गया, जीव जंतुओं की रक्षा करने का कार्य करता है, या तो फिर जीव जंतु जिस पर डिपेंडेंट है, यानी जीव जंतु जिस पर निर्भर करता है, यानी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि देखो जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, यानी कहने का अर्थ है संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। अब देखो जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम को मुख्यतः हम 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। देखो कहने का अर्थ है जैव प्रक्रम को पढ़ने का तरीका क्या है कि पहला पार्ट क्या है, पोषण, दूसरा पार्ट क्या है, श्वसन, तीसरा पार्ट क्या है, वहन करना, है ना, चौथा पार्ट क्या है, उत्सर्जन करना। यानी कहने का अर्थ जैव प्रक्रम को पढ़ने और समझने के लिए हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कितने चीज़ों का, 4 चीज़ों का। तो एक तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पोषण, यानी पोषण किस विधि से करता है, ठीक है। श्वसन कैसे करता है, तीसरा पॉइंट है वहन, यानी वहन कैसे करता है, चौथा है उत्सर्जन। यानी इस चारों पॉइंट को हम आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या था कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है, यानी वे संयुक्त रूप से, यानी पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट होता है, अनुरक्षण यानी रक्षण पर डिपेंड करता है, यानी किसी के अनुसार चलता है, यानी कहने का अर्थ उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कि पोषण होता क्या है, तो पोषण की अगर हम बात करते हैं तो पोषण क्या है। तो देखो पोषण यानी पोषण तो भोजन ग्रहण करना, यानी कहने का अर्थ भोजन जो हम खाते हैं, तो कहने का अर्थ भोजन ग्रहण करना, है ना, पचे भोजन का अवशोषण करना और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ भोजन को हम देखो सिंपल सी बात, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन का क्या होता है, भोजन करते हैं, भोजन क्या होता है, उसका जो है पचा हुआ भोजन पचता है। यानी पहले क्या होता है, अगर हम देखो प्रोसेस अगर देखें तो पहले तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, है ना, भोजन लेते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, उसका क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद फिर क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है ना, अवशोषण होता है।
ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन होता है। तो कहने का अर्थ है, यानी कहने का अर्थ देखो, भोजन हो गया, पाचन हो गया, तो पाचन करने के बाद जो भी हमको हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो भी मटेरियल की आवश्यकता होगी, यानी जो भी मटेरियल, यानी हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता होगी, उसको क्या करता है, शरीर के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, बाकी वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो कहने का अर्थ देखो, भोजन ग्रहण करना यानी पचे भोजन, यानी उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन पचेगा, फिर अवशोषण होगा और शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करेगा। और शरीर जो उसका जो है जो भी पदार्थ होगा, जो भी जरूरी पदार्थ होगा, उसका क्या करेगा, अवशोषण कहलाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो देखो, पोषण के आधार पर जीवों को कितने भाग में बांटा गया, 2 समूह में बांटा गया। अब देखो, पोषण के आधार पर 2 समूह में बांटा गया। एक देखो, पहला अगर हम बात करें तो एक होता है स्वपोषण। क्या होता है, स्वपोषण। क्या होता है, स्वपोषण होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होता है, परपोषण। अब देखो, स्वपोषण को और क्या कहते हैं, तो एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। अब परपोषण को क्या कहते हैं, परपोषी बोलते हैं या हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया, यानी पोषण की मुख्यतः 2 विधियाँ होती है। कौन कौन होती है, स्वपोषण होता है और परपोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो, पोषण को कितने भाग में बांटा गया, तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया। तो देखो, पहला क्या है, तो पहला अगर देखें तो स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण है ना। दूसरा क्या है, तो दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है, परपोषी है ना, परपोषी पोषण है ना। परपोषी पोषण बोलो, या तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है। तो स्वपोषी देखो, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल जैव पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेता है। तो देखो, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, स्वपोषी को यहाँ और लिखते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण, बात समझो। ठीक है, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं कि वैसे पोषण है ना, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो। स्वयं बोले या स्वयं, यानी अपने आप बनता है, स्वयं बनाते हो तथा दूसरे पर निर्भर ना हो, क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्वपोषी पोषण क्या है कि वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हो तथा दूसरे जीव पर निर्भर ना करते हो, दूसरे जीव पर निर्भर ना करते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ अगर देखा जाए तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण, अब एक चीज़ बताओ, ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है या कोई जीव इसको बना के देता है। जैसे देखो, अगर हम पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधे की बात करते हैं, क्या हम लोग भोजन बना के देते हैं, नहीं देते हैं। यानी ये क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गया, इससे अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो स्वपोषी पोषण क्या है, समझ में आ गया। अब देखो, दूसरा बात क्या है कि विषमपोषी। तो विषमपोषी की अगर बात करें तो यहीं पर अगर हम लिखना चाहें कि विषमपोषी पोषण क्या है, तो देखो क्या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण है ना। वैसे पोषण
जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अपने भोजन के लिए, है ना, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे में मनुष्य ले लो, जीव जंतु जितना भी है, ये सब क्या है? विषम पोषी है। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु, है ना, जीव जंतु। इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़। ठीक है, अब देखो, अब विषम पोषी पोषण क्या है? तो देखो, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। क्या कहलाता है? विषम पोषी पोषण कहलाता है। कोई दिक्कत? यानी पोषण को कितने तरीके से बांटते हैं? तो पोषण को दो तरीके से बांटते हैं। पोषण को कितने तरीके से बांटते हैं? पोषण को दो तरीके से बांटते हैं। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी। स्वपोषी क्या है? कि पोषण का वह तरीका जिसमें भोजन जो है स्वयं बनाता हो, यानी किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं करता है, तो वह स्वपोषी पोषण कहलाता है। या तो इसी को दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 पानी, CO2 पानी, है ना, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधा। विषम पोषी की अगर हम बात करें तो विषम पोषी क्या है? तो इसमें क्या कह सकते हैं कि वैसे पोषण जिसमें क्या है, जीव जंतु भोजन खुद से नहीं बना सकता, यानी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी भोजन खुद बना सकता है, लेकिन क्या है, भोजन बनाने के लिए जो वस्तु की आवश्यकता होगी किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होता है। क्या कहलाता है? विषम पोषी पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गया, अन्य जीव हो गया। अब बताओ, जैसे हरे पेड़ पौधा, ये तो CO2 पानी। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य, हम लोग कह सकते हैं ना कि मनुष्य जैसे खाना खुद बनाता है, तो खुद, यानी खुद कहने का मतलब क्या हो गया? खाना स्वयं बनाता है। तो स्वयं बनाता है तो क्या ये स्वयंपोषी हो जाएगा? नहीं होगा। रीजन क्या है? खुद बनाता है, लेकिन क्या, अगर हम मान लिया जाए चावल बना रहे हैं, तो चावल अगर बना रहे हैं तो चावल कहाँ से ले रहे हैं? तो क्या बोलता है, धान के पेड़ से ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी हम बना रहे हैं, मान लो कि आलू अब बैगन बनाए, तो आलू और क्या, आलू पनीर बनाए। ठीक है, तो आलू और पनीर बनाए, तो सिंपल सी बात है, आलू पनीर बनाए तो सिंपल देखो कि आलू और पनीर बनाया, तो आलू क्या, आलू के पेड़ से लिए। पनीर कहाँ? तो गाय का दूध से क्या मक्खन बना, दूध से क्या बना दही, दही से क्या बना पनीर बना, मक्खन बना। तो ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यानी हम क्या है, सिंपल सी बात, हम जो भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी नहीं है, हम लोग क्या है, परपोषी है। यानी हम लोग भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधा पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। अब देखो स्वपोषी पोषण थोड़ा सा यहाँ क्या दे रखा है। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। यानी स्वपोषण किस में होता है इसके बारे में जानना। ठीक है, तो स्वपोषण की अगर बात करें तो वैसे कुछ पेड़ पौधे में होता है, हरा पेड़ पौधा में तो होता ही स्वपोषी पोषण, लेकिन कुछ जीवाणुओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है जिसको हम स्वपोषी के अंतर्गत रखते हैं। तो देखो सिंपल सी बात, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा ना वो क्या होगा, स्वपोषी के अंतर्गत आएगा। तो बहुत सारा जीवाणु आगे पढ़ेंगे कि क्या कि वो किस प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट करता है, प्रकाश संश्लेषण पर डिपेंड करता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीका हो गया पोषक। अब देखो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अब यहाँ जब प्रकाश संश्लेषण की बात हो रहा था तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह प्रक्रम है ना,
प्रकाश संश्लेषण क्या है तो देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से पदार्थों को लिए ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात, अगर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है तो देखो, अगर मान लो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो देखो समझते हैं। पहले पेड़ बनाते हैं, है ना, पेड़ बनेगा तब ना, बनता ही नहीं है। देखो ये कैसा पेड़ बन रहा है ना। चलो ये पेड़ है, ठीक है। तो देखो क्या आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर मान लिया जाए ये जो पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, तो प्रकाश संश्लेषण ये पत्ती है तो इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, प्रकाश का संश्लेषण होता है। अब अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण रहता है तो प्रकाश संश्लेषण में अब क्या है, हम जो है गैस जो लेते हैं, यानी जो हम लोग गैस लेता है क्या लिया जाता है तो CO2, क्या लिया जाता है CO2, और क्या लिया जाता है CO2 तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या लेता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो उसमें क्या होता है, सूर्य प्रकाश यानी प्रकाश से क्या लेगा तो रोशनी लेगा। क्या लेगा, रोशनी लेता है। जबकि अगर जब प्रकाश संश्लेषण करता है उसी समय क्या है CO2 इंटर करता है। तो कहने का अर्थ CO2 किसके माध्यम से इंटर करता है तो रंध्र के माध्यम से। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं तो CO2 कहाँ से लिया जाता है तो ये वायुमंडल से लेते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें कि जल कहाँ से लेते हैं, जल देखो अब यहाँ क्या है, जल H2O यानी जल प्लस खनिज लवण। तो जल और खनिज लवण, क्योंकि भोजन के लिए जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और जल और खनिज लवण कहाँ से लिया जाता है तो यहाँ यानी भूमि से लिया जाता है। जल प्लस खनिज लवण कहाँ से लेते हैं तो जल प्लस खनिज लवण कहाँ से लेते हैं, भूमि से लेते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो जल और खनिज लवण कहाँ से लेते हैं, भूमि से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, भूमि से लेते हैं। अब रोशनी कहाँ से लेते हैं तो रोशनी तो सूर्य से लेते हैं। अब अगर हम बात करें CO2 कहाँ से लेते हैं तो CO2 कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से। यानी प्रकाश संश्लेषण में इसकी आवश्यकता होती है। तो कहने का अर्थ जब CO2 लेता है और जल कहाँ से लेता है, जमीन से लेता है, और किसकी उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में लेता है, तो क्या चीज़ का निर्माण करता है C6H12O6 यानी इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्योंकि भोजन जो भी हम लोग जमा करते हैं किस रूप में जमा करते हैं, ग्लूकोज के रूप में। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और जल को भी बाहर निकालता है। देखो जल को यहाँ बाहर निकालने की प्रक्रिया ये क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। यानी अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, क्या कि देखो जैसे हम ऑक्सीजन निकालते हैं तो यहाँ पॉइंट समझो, इसको हम अलग से लिखते हैं, है ना। देखो 6CO2 + 12H2O, है ना, क्लोरोफिल और प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश से प्रकाश लिखो, कोई दिक्कत नहीं। C6H12O6 + 6O2 प्लस, है ना, H2O, है ना, 6H2O। अब यहाँ पर समझो, जब देखो जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो प्रकाश संश्लेषण के समय हम लोग क्या लेते हैं तो जल लेते हैं। यानी कहने का अर्थ ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, और क्या लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं। और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और किसके, क्लोरोफिल की उपस्थिति में लेते हैं, ठीक है। जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा तब तक क्या प्रकाश उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब अभिक्रिया करता है क्या चीज़ का निर्माण करता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये तो ग्लूकोज हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, कार्बन डाई, है ना, ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, जल हो गया। ये क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। और ये क्या है, जल है।
ये क्या है? जल है। तो कहने का अर्थ, अब देखो जब हम लेते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण लिया जाता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, तो क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, और C6O2 यानी ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, देखो अब समझ में आ जाएगा, CO2 लिखेंगे तो देखो CO2 लेता है यानी CO2 लेता है और O2 बाहर निकालता है। इसलिए न कहते हैं कि CO2 लेता है और O2 बाहर निकालता है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, क्या कि CO2 लेता है और O2 बाहर निकालता है। ये प्रोसेस क्या सूर्य के प्रकाश में ही संभव होता है, अन्यथा संभव नहीं है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रोसेस हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अब देखो जब हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश, बोलो तो दिन में हो सकता है, ठीक है। क्या रात में ये प्रक्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। रात में अगर रात की बात करें तो रात में ये प्रक्रिया होगी? नहीं होगी। रात में जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है कि O2 तो लेता है, O2 लेता है ना, और CO2 बाहर निकालता है। CO2 बाहर निकालता है, ठीक है। O2 लेता है, CO2 क्या करता है? बाहर निकालता है। ये वाला रात वाला प्रोसेस है। ये क्या है? रात वाला, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, हम यहाँ अभी बात कर रहे थे कि देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? CO2, और किसकी? CO2 हो गया। किसकी आवश्यकता होती है? H2O की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? खनिज लवण हो गया। किसकी? खनिज लवण, है ना। नहीं, खनिज लवण इसमें अभी नहीं, ये तो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो देखो इसकी हो गया। उसके बाद और क्या चीज़ का? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। है ना, किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है ना। और किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश, यानी इसके बिना क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि पेड़ पौधा जो है गैस लेता है क्या? CO2। क्या, अब एक चीज़ बताओ, एक पॉइंट बताओ, क्या कि अगर सिंपल से हम बात बोलें कि जैसे हम लोग क्या, जैसे मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य क्या करता है? श्वास यानी श्वसन प्रक्रिया में क्या करता है? O2 लेता है, और क्या करता है? O2 लेता है और CO2 बाहर निकालता है। CO2 क्या करता है? बाहर निकालता है। तो अब बताओ पेड़ पौधा की अगर बात करें तो श्वसन प्रक्रिया में, पेड़ पौधे की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे में क्या होता है? पेड़ पौधे श्वसन प्रक्रिया में क्या लेता है और क्या बाहर निकालता है? तो इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर निकालता है ना। CO2 बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, यानी उसको जीवित रहने के लिए भी ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये किसके लिए है? भोजन बनाने के लिए। किसके लिए? भोजन बनाने के लिए। लेकिन अगर उस श्वसन, पेड़ पौधे अगर श्वसन करेगा तो वो भी ऑक्सीजन लेगा और CO2 बाहर निकालेगा, ठीक है। ये वाला तो हम बता ही दिए कि रात वाला प्रोसेस तो हम बता ही दिए, है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया। तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? तो ये बात प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, अभी जस्ट बताए थे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, तो अभी जस्ट बता दिए थे क्या? सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वायुमंडल से, ये भी लिखा हुआ है। जल अगर बात करें, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी के से जल का अवशोषण करते हैं। तो ये पॉइंट सब हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री के बारे में।
हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं उत्पन्न होती है। देखो जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, तो अगर प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर घटनाएं की बात करते हैं तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अब देखो प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। अब क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो पत्ती। अब अगर हम बात करें कि पत्ती हरा होने का मेन रीजन क्या है, तो यही क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हरा होता है, और हरा रंग में ही क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब यहाँ पर जब हम प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट और ध्यान रखो, क्या कि अगर मान लिया जब पतझड़ होता है, जब पतझड़ होता है ना, जब पतझड़ होता है तो पतझड़ के समय तो पूरा पत्ता गिर जाता है, पूरा पत्ता गिर जाता है। जब पूरा पत्ता गिर जाता है तो उस समय पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, बताओ तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, तो पेड़ पौधा उस समय भी प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन क्या पत्ता तो गिर गया, किसके माध्यम से करता है, तो पतझड़ के समय तने के माध्यम से करता है, क्योंकि तना भी क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कम मात्रा में होता है। अब देखो इस समय अगर हम बात करते हैं तो देखो पत्ता गिर जाता है, पत्ता गिरने का मेन रीजन क्या है, तो देखो पत्ता मेनली क्या है, गर्मी के दिनों में गिरता है, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, पानी की थोड़ा कमी होने लगती है, क्या होता है, पानी की कमी होने लगती है। जब पानी की कमी होगा तो एक चीज बताओ, अगर पेड़ पौधा जमीन से पानी लेके वही पानी को क्या वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या बाहर निकाल देगा, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देगा, तो बताओ तो उसके पास पानी का एब्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगा, इसलिए जो है पत्ता क्या होता है, गिर जाता है। और जब पतझड़ होता है तो इसमें क्या होता है, तना के माध्यम से होता है, तो इसमें क्या होता है, जितना भोजन की आवश्यकता है उतने ही वाष्पोत्सर्जन यानी उतने ही पानी की आवश्यकता लेता है, उतने ही प्रकाश को अवशोषित करता है। तो कहने का अर्थ इस प्रकार से इस तना से यानी पतझड़ के समय तना के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखो एक पॉइंट थोड़ा छोड़ दिए कहने का मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा था, यहाँ H2O है, तो H2O के बारे में नहीं बताए थे कि H2O कब निकलता है। तो देखो H2O की अगर हम बात करें, H2O यानी क्या, जल हो गया। जल क्या होता है, देखो जब वाष्पोत्सर्जन करता है ना, जब रंध्र क्या होता है, खुलता और बंद होता है, क्योंकि जब तक खुलेगा नहीं तब तक ग्रहण नहीं होगा, और उसी समय जल क्या होता है, जो ज़्यादा जल होता है वो क्या होता है, वाष्प के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, वाष्प के माध्यम से वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। तो इसी को हम लोग यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही होता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो अगला पॉइंट क्या है कि ये तो बता दिया कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब यहाँ पर देखो प्रकाश ऊर्जा को, अब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है कि प्रकाश जो होता है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो प्रकाश इसको हम क्या कह सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करता है। अब इसमें जो देखो पहला पॉइंट क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा, यहाँ पर देखो पहला है क्या कि प्रकाश को, देखो पहला क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को, यानी प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, तो इसको करता है रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या करता है, जल, जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन H2O, जल को क्या कहते हैं H2O, तो इसको जो तोड़ने का काम करता है, यानी हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करने का काम करता है, कौन, यही यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी जल तो लिया जाता है, जल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण को लिया जाता है, लेकिन क्या इसको अपघटन करवाने का काम कौन किस विधि द्वारा होता है, तो यही प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है, ठीक है। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने का काम किसके विधि द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है, कौन कौन घटना होती है, तो पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में अपघटन करना। तो ये सारा पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड पॉइंट था, सब
हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें तो अगला क्या है, तो अगला देखो, क्योंकि रंध्र अभी जस्ट बताया रंध्र के बारे में, तो रंध्र होता क्या है, तो देखो रंध्र के बारे में आप समझते हैं। रंध्र क्या है कि पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। देखो एक मान लिया जाए ये पत्ती है, तो इसमें क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। यही छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अस्टोमाट कहते हैं या अस्टोमाटा कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो देखो कभी कभी क्या होता है, रंध्र ना दे के लिख देता है क्या, अस्टोमाटा, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को कहते हैं। तो देखो इंग्लिश को भी हिंदी में लिख के दे देता है। बायोलॉजी क्या है, मेनली क्या है, इंग्लिश पोर्शन ही माना जाता है, इसमें इंग्लिश को ही हिंदी बना के दे देता है, अस्टोमाचा, है ना। तो ये हो गया। तो रंध्र, तो रंध्र क्या है, तो पत्ती के सतह पर जो छिद्र बने होते हैं, सूक्ष्म छिद्र। देखो कोई भी पत्ती लेगा, अब देखो अब कहेगा, अब इसको कोई देख नहीं सकता, जैसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, नंगी आंखों से इसको देख नहीं सकते हैं। तो बहुत बहुत पत्ता में क्या होता है, छिद्र छिद्र पाया जाता है, तो उसको नहीं समझ लेना। ठीक है, जो हम नंगी आंखों से देख रहे हैं छिद्र बना हुआ, वो रंध्र नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ रंध्र क्या है, तो सिंपल से अगर हम बात करें तो रंध्र क्या है कि पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, जिसको हम नंगी आंखों कहने का मतलब क्या हो गया कि हम जो नेत्र है ये क्या है, नंगी आंख है। ठीक है, अगर इसमें बायोस्कोप लगा दिए, यानी सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप लगा दिए, टेलीस्कोप के माध्यम से अगर देख रहे हैं या माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख रहे हैं, तब ये दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो रंध्र के बारे में समझ में आ गया। अब देखो रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है, रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है, तो पहला अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को जो छोड़ता है, तो ये ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, तो किस में होती है, रंध्र में ही होती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो देखो जब वाष्पोत्सर्जन होता है, अभी जस्ट बताए थे ना, वाष्पोत्सर्जन क्या है, जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर क्या होता है, पेड़ पौधा से बाहर निकलता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो ये किस में होती है, तो यही रंध्र में होती है। किस में होती है, रंध्र में होती है। ठीक है, तो देखो ये रंध्र है, ये रंध्र है, ये खुला ओपन द्वार कोशिका है, रंध्र छिद्र हो गया, अधिचर्म कोशिका हो गया, तो ये ओपन क्लोज होते रहता है। तो ये प्रक्रिया रंध्र के बारे में होता है। रंध्र के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर रंध्र के बारे में अगर देख लिया तो आगे देखते हैं। तो हम वहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये तो हम ये किसका भाग कर रहे थे, ये अब देखो पोषण, पोषण दो प्रकार के स्वपोषण, ये स्वपोषण के बारे में देख लिए। ठीक है, स्वपोषण के बारे में जितना पार्ट था देख लिए। ठीक है, अब विषम पोषी की बात करते हैं। तो विषम पोषी, अब देखो विषम पोषी की अगर बात करें तो विषम पोषी को हम कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। अब देखो विषम पोषी को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में, है ना। विषम पोषी को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। एक होता है प्राणीसम, प्राणीसम पोषी, प्राणीसम पोषी। दूसरा होता है मृतजीवी, मृतजीवी। तीसरा होता है ना परजीवी। यानी कहने का अर्थ है, अब विषम पोषी को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। एक प्राणी संपोषी, मृतजीवी और परजीवी। प्राणी संपोषी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होलोजोइक। मृतजीवी को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक, है ना। परजीवी को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। ठीक है, तो प्राणी संपोषी क्या है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अनुग्रहण करता, अंतःग्रहण करता। यानी प्राणी संपोषी किसको कहते हैं कि वैसे जीव जिसमें जो है भोजन के रूप में जो है संपूर्ण, यानी जो जीव है संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जितना भी भोज्य खाने वाला पदार्थ है उसको ग्रहण करता है, यानी अंतःग्रहण। अंतःग्रहण करना मतलब भोजन खाता है। ठीक है, तो था उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। अब बताओ उसका पाचन जो है शरीर के अंदर, हम लोग भी जो है भोजन का जितना निमित मात्र, यानी अगर बात करें पृथ्वी पर जितना भी प्रकार का भोजन है सब हम लोग ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं, अब बताओ भोजन को ग्रहण करते हैं, क्या भोजन का पाचन अंदर होता है कि बाहर होता है, तो भोजन का पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर ही होता है। तो ये क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। और ये इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, अमीबा आता है और मानव आता है, अमीबा और मानव आता है। मृत जीवी पोषण क्या है कि वैसे मृत जीवी पोषण वैसे पोषण है जिसमें क्या है, भोजन के लिए जो है कोई भी जीव जंतु क्या है, किसी मरे हुए पौधे, मरे हुए पेड़
पौधे हो गया, मरे हुए जीव जंतु पर डिपेंड करता है। तो मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवियों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। या तो मरा हुआ पेड़ पौधा है उससे भोजन प्राप्त कर रहा है, या तो मरे हुए जीव जंतु है उससे भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, तो फफूंदी आता है और कवक आता है। तीसरा आता है परजीवी पोषण। क्या आता है परजीवी पोषण की अगर हम बात करें तो परजीवी अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो परजीवी देखो पैरासाइटिक क्या है, एक प्रकार का वैसा जीव है जिसमें जो भोजन के लिए जो है किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट करता है, या तो शरीर के अंदर प्रवेश कर गया या शरीर के बाहर रह कर भी जो है बिना जिस जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है उसको बिना मारे जो है उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, जू हो गया, फेता कृमि हो गया। तो जू जैसे बाल में क्या होता है, जू पाया जाता है, तो क्या मनुष्य के बाल में होता है, क्या मनुष्य को मार देता है, नहीं मार देता, वो शरीर के बाहर रहता है लेकिन क्या भोजन अपना ग्रहण कर लेता है। जैसे अमरबेल की बात करते हैं तो अमरबेल की एक कहानी, ये क्या होता है पेड़ पौधे पर होता है, लत्ता के समान होता है, इसका जड़ नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये पेड़ पौधे के पर पाया जाता है। आई क्या होता है पेड़ पौधा जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ से क्या करता है रस को प्राप्त करके भोजन प्राप्त करता है ना। धीरे धीरे रस खींचते खींचते क्या है कि पेड़ पौधा मर जाता है। जब पेड़ पौधा मर जाता है ना तो अमरबेल क्या होता है, जो इसका मुख वाला भाग है वो पीछे वाला भाग से खाना स्टार्ट करता है। इसी तरह इसका प्रोसेस क्या होता है खत्म हो जाता है, यानी एक तरफ से अपना ही भोजन ग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गया पैरासिटिक पोषण हो गया, यानी परजीवी पोषण हो गया, ठीक है। तो ये तो पोषण हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो देखो ये हो गया विषमपोषी पोषण। 3 प्रकार के होते हैं, इसमें तीनों हम पॉइंट हम बता दिए, ठीक है। अब देखो अमीबा में पोषण, अब ये हम देखे थे अमीबा के बारे में। तो अमीबा के पोषण की अगर हम बात करें तो अमीबा क्या है, तो अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण क्या है, अमीबा भी एक प्रकार मनुष्य की तरह ही भोजन प्राप्त करता है और शरीर के अंदर पाचन करता है। अमीबा जैसे मनुष्य के अगर भोजन की बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भोजन पहले लेते हैं, फिर क्या होता है भोजन जब लेते हैं तो उसको चबाते हुए अंदर जाता है और कहाँ जाता है पेट तक पहुँचता, पेट के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, यानी कहने का अर्थ इसी के माध्यम से क्या होता है भोजन का पाचन होता है। उसमें बहुत सारा क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, एसिड स्रावित होता है, एमाइलेज स्रावित होता है, उसके बाद क्या होता है भोजन पच जाता है। उसी तरह अमीबा भी क्या है, अमीबा भी मनुष्य की तरह ही भोजन प्राप्त करता और शरीर के अंदर ही भोजन का पाचन करता। अब देखो अगर अमीबा की बात करते हैं तो इसका आगे हम फिगर लेके आए हैं, ठीक है, तो फिगर के थ्रू इसको समझाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है अमीबा में पोषण, तो देखो ये क्या है अमीबा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। अब देखो क्या है ना कि इसका जो ये वाला भाग ये अमीबा है, तो ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है केंद्रक कहलाता है। बीच वाला भाग है इसको क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं। ये वाला जो है ये इसको हम क्या कहते हैं कूटपाद। ये क्या है कूटपाद है ना। ये देखो खाद्य पदार्थ है, ठीक है। ये क्या होता है ना इसमें प्रोसेस क्या है, देखो ये जब कूटपाद है तो जब खाद्य पदार्थ को ये अमीबा देखता है ना तो ये कूटपाद क्या करता है बड़ा हो जाता है। देखो बड़ा हो गया ना, कूटपाद बड़ा हो गया। अब खाद्य पदार्थ यानी ये क्या हो गया बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, कूटपाद क्या हो गया बड़ा हो गया। अब ये खाद्य पदार्थ अंदर चला गया, अब ये क्या करेगा यही कूटपाद क्या होगा इसको पैक कर लेगा और पैक करके धीरे 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 खाद्य पदार्थ को क्या कर दिया। अब देखो यहाँ खाद्य पदार्थ अंदर लिया लेकिन यहाँ पर देखो पैक कर लिया। अब भोजन कहाँ चला गया अंदर चला गया। अब भोजन अंदर चला गया तो अगला पोषण क्या है यहाँ पर भोजन पूरी तरह से कहाँ चला गया अंदर चला गया। तो पहला नंबर क्या है तो देखो क्या है भोजन को अपने पद्दाव इसको हम लोग क्या कहते हैं कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं पद्दाव को और क्या कहते हैं कूटपाद बोलते हैं, ठीक है। कूटपाद की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। किसको घेरता है तो खाद्य रिक्तिका, जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या है घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। उसके बाद खाद्य रिक्तिका द्वारा जो है कूटपाद को घेर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो जटिल पदार्थ है जटिल पदार्थ को पहले सरल देखो कोई भी अगर भोजन जटिल पदार्थ है तो उसको पहले सरल पदार्थ में बदला जाता है और सरल पदार्थ में बदलने के बाद ही फिर क्या किया जाता है वो भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बचा हुआ भोजन है बचा हुआ कोशिका है सतह की ओर गति करता है। उसके बाद जो बचा हुआ कोशिका किधर सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। अब देखो जैसे भोजन पच गया, भोजन का जो भी पार्ट शरीर के लिए आवश्यक था वो क्या किया अपने पास रख लिया, ठीक है। अपने पास रखने के बाद फिर जो बचा हुआ भाग है उसको क्या किया शरीर से बाहर निकाल दिया। यही प्रक्रिया जो है यही प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है अमीबा में भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो ये तो हो गया
पार्ट 1, ठीक है, क्योंकि कल क्लास नहीं हुआ तो हम आज पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक ही क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, है ना, ये पहले PDF को हम सेव कर लेते हैं, फिर दूसरा PDF लगाते हैं, है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अगला पार्ट हम इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगला पार्ट क्या होगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है। अब देखो अगला पार्ट क्या है, तो अगला पार्ट हम मनुष्य में पोषण, किसकी, मनुष्य में पोषण की बात करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में पोषण जो है मुख्यतः 5 तरीके से होता है। देखो पहले हम बात समझते हैं, मनुष्य में पोषण कितने तरीके से होते हैं, 5 तरीके से। एक तो होता है पहला नंबर अंतःग्रहण करना। अब अंतःग्रहण करना हम बाकी सबको देखो हम थोड़ा थोड़ा लिख के लाएँ, ठीक है, इसको पूरा डिटेल से हम लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें पाचन, ठीक है। तीसरा अगर पॉइंट बात करें तो अवशोषण, तीसरा पॉइंट क्या है, अवशोषण, है ना। चौथा अगर पॉइंट की बात करते हैं तो चौथा पॉइंट क्या है, स्वांगीकरण। चौथा क्या है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। पांचवा पॉइंट की अगर बात करें तो पांचवा पॉइंट क्या होता है, बहिक्षेपण, बहिष्करण कर दो या बहिक्षेपण कहो या उत्सर्जन, इसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन भी बोलते हैं। तो बहिक्षेपण, अभी बहिक्षेपण लिख देते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, उत्सर्जन, क्या कहते हैं, उत्सर्जन, ठीक है। ये 5 प्रोसेस, यानी मनुष्य में जो पाचन की, यानी मनुष्य में जो पोषण का प्रोसेस है, ये 5 तरीके से होता है। पहला नंबर अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, है ना, पहला पोषण, दूसरा पाचन, है ना, पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा क्या, स्वांगीकरण हो जाएगा, पांचवा बहिक्षेपण या उत्सर्जन। ये 5 तरीके से मनुष्य में पाचन होता है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट पहला ध्यान रखना है, क्या, ये तो 5 तरीके हो गया, पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि देखो मनुष्य के आहार नाल, आहार नाल की अगर हम बात करें तो यहाँ आहार नाल के बारे में समझना है। आहार नाल, तो आहार नाल की लंबाई, आहार नाल क्या होता है, तो आहार नाल देखो मनुष्य के मुख गुहा से, देखो कहाँ चला गया फिगर, यानी कहाँ, देखो मुख गुहा से मल द्वार तक, कहाँ तक, यानी मल द्वार तक जो भाग होता है ये पूरा क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। और यही आहार नाल के माध्यम से, यानी कहाँ से, मुख गुहा से, मुख गुहा से मल द्वार तक जो भाग का, मल द्वार तक जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आहार नाल समझ में आ गया। तो मनुष्य के मुख गुहा से कहाँ तक, आहार यानी मल द्वार तक जो होता है वो क्या कहलाता है, आहार नाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, देखो यहाँ थोड़ा हम आगे बढ़ गए थे, ठीक है। तो आहार नाल समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो आहार नाल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे थे, आहार नाल मूल रूप से मुख से गुद्दा तक का विस्तारित एक लंबी नली है। आहार नाल यहाँ भी लिखा हुआ, आहार नाल यानी मूल रूप से क्या है, मुंह से, यानी मुख से गुद्दा, गुद्दा कहने का मतलब क्या हो गया, मल द्वार, जहाँ से मल मूत्र निकलता है तो वो वहाँ तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और यही आहार नाल में हमारे भोजन का जो है पूरी तरह से पाचन हो जाता है, ठीक है। जो भाग नहीं पचता है वही जो 5वां माध्यम है उत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है, मल द्वारा बाहर निकल जाता है। अब देखो पहला पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो पहला पॉइंट है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है, तो देखो यहाँ बात समझो, है ना। अंतःग्रहण क्या है, भोजन को मुंह में लेना, यानी भोजन को मुंह में लेना, है ना, क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया, लेना या, है ना, लेने की प्रक्रिया, है ना, प्रक्रिया, इसमें दिख नहीं रहा ना, इसको मिटा देते हैं ना। भोजन को मुंह में लेना या लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है।
तो देखो टेंशन नहीं लेना है, हर चीज़ को हम पूरे डिटेल से हम समझेंगे, ठीक है। अंतर्ग्रहण कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो देखो यानी भोजन, अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतर्ग्रहण, यानी जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं, जैसे जब हम भोजन खाते हैं तो पहले क्या मुंह में लेते हैं, तो मुंह में जब लेते हैं तो भोजन जब मुंह में लिए तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो वही प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पाचन, जब भोजन पाचन करता है, देखो भोजन का पाचन करना ही, भोजन का पाचन करना ही, या हम कह सकते हैं भोजन का पूरी तरह से, है ना, पच जाना ही पाचन कहलाता है। यानी जब भोजन हम लिए तो भोजन लिए पाचन कहलाता है। तो भोजन लिए तो भोजन क्या हो जाएगा, भोजन, देखो भोजन लिए तो भोजन लेंगे तो भोजन जब खाना हम खाएंगे, खाना खाने के बाद भोजन पचेगा ना, तो भोजन जो पचने की प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, अवशोषण। अवशोषण क्या है कि पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण होना ही, अवशोषण होना ही अवशोषण कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझते हैं, देखो क्या है कि देखो पचे हुए भोजन, अब भोजन हम पहला भोजन लिए तो लेने की प्रक्रिया क्या कहलाया, तो लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाया। जब भोजन ले लिए तो उसके बाद भोजन पच गया तो पचने की प्रक्रिया क्या कहलाया, अवशोषण कहलाया। अवशोषण क्या, पचने की प्रक्रिया पाचन कहलाया। अब जब भोजन पच गया तो उसके बाद क्या करेंगे, तो भोजन पचने के बाद जो आवश्यक पोषक तत्व है, देखो जैसे हम खाएं दाल चावल, है ना, दाल चावल, चोखा भुंजिया, ये सब खाएं तो क्या इससे हमको क्या एनर्जी मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, भोजन हम ग्रहण ही क्यों करते हैं, तो भोजन हम ग्रहण क्यों करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हमको एनर्जी मिलता रहे। जितना हम कार्य करते हैं उसके लिए एनर्जी जो मिलेगा कहाँ से मिलता है, तो भोजन से ही मिलता है। तो ये जो प्रोसेस भोजन का प्रोसेस है, क्यों, जब तक भोजन, देखो खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो बिना काम का, यानी काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अब भोजन के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। ये दोनों अल्टरनेट काम करता है, ठीक है। तो देखो अवशोषण क्या है, पचे हुए भोजन की आवश्यक पोषक तत्व। अब जो भोजन पच गया तो क्या, अगर चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, तो क्या वो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं ना ले सकते। यानी कहने का अर्थ वो क्या प्रोसेस, एक प्रोसेस की तरह क्या होता है, हमारे शरीर उसको क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ऊर्जा लेता है। तो जो भोजन पच गया ना, पच गया तो उससे जो आवश्यक पोषक तत्व, जो भी उसमें पोषक तत्व पाया जाता है, तो उसका जो पोषक तत्व है उसका रूपांतरण करता है, उसके बाद उनका अवशोषण करता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अवशोषण करता है। उसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट है स्वांगीकरण। अगर स्वांगीकरण की बात करें तो अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचना, यानी अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व, जो अवशोषण के द्वारा प्राप्त आवश्यक तत्व, जितना भी पोषक तत्व अवशोषण के माध्यम से ग्रहण किया, ठीक है, तो वही जो आवश्यक पोषक तत्व है उसको कोशिका तक पहुंचाना। क्योंकि जब तक कोशिका तक पहुंचेगा नहीं तो कोशिका को ऊर्जा मिलेगा नहीं। अब कोशिका को ऊर्जा मिलेगा नहीं तो हम जो हाथ उठा रहे हैं ना, तो मान लो कि हाथ में अगर एनर्जी नहीं है तो हाथ उठेगा नहीं। तो कहने का सिंपल सा है कि ये जो यहाँ यानी हाथ के कोशिका तक एनर्जी तक पहुंचने के लिए क्या है, यही जो पोषक तत्व है, अब पोषक तत्व से ऊर्जा मिलता है, तो पोषक तत्व हाथ की कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। तो यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाता, और यही प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाता। और क्या, उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग होना, यानी कहने का अर्थ और क्या, यहाँ तक तो पोषक तत्व ग्रहण किया। अब देखो यहाँ तक तो मान लो कि कोशिका तक, यानी हाथ के कोशिका तक पोषक तत्व पहुँच गया। अब ये कोशिका का जो पोषक तत्व यहाँ तक पहुँच गया, क्या ये यूज कर लेगा, नहीं करेगा, जब तक फिर श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी। श्वसन इस कोशिका तक नहीं पहुँचेगा जब तक उसको, जैसे कहने का अर्थ, देखो हम लोग जैसे आग जलाते हैं, आग जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के जलेगा, नहीं जलेगा। उसी तरह जब पदार्थ यहाँ तक पोषक पदार्थ पहुंच गया तो इसमें ऑक्सीजन जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो उससे हीट नहीं, यानी उससे एनर्जी नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये प्रक्रिया क्या कहलाता, स्वांगीकरण कहलाता।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, तब वही क्षेपण या तो एग्जेशन यानी उत्सर्जन क्या है कि आवश्यक तत्वों को अवशोषण के पश्चात शेष बचे अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। अब देखो, जब हम अवशोषण पढ़ रहे थे तो अवशोषण के दौरान क्या था, जो आवश्यक पोषक था तत्व था उसको तो अंतर्ग्रहण कर लिया, उसको तो ग्रहण कर लिया, लेकिन क्या जितना मान लो कि 1 kg है, अब हम भोजन ग्रहण किए 250 ग्राम भोजन ग्रहण किए, इसमें से मान लो कि 100 ग्राम क्या है, तो 100 ग्राम पोषक तत्व है, 100 ग्राम पोषक तत्व जो आवश्यक है। तो अब बताओ 100 ग्राम आवश्यक है तो 100 ग्राम को तो क्या किया, ग्रहण कर लिया, 100 ग्राम को क्या किया, अवशोषित कर लिया, ठीक है। लेकिन बचा जो, यानी बचा कितना, बचा 150 ग्राम। अब 150 ग्राम क्या होगा, तो यही 150 ग्राम को क्या करता है कि आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, वही बाहर निकालना ही है ना, वही क्षेपण कहलाता है। बाहर निकालना ही है ना, निकालना ही वही क्षेपण कहलाता है। निकालना ही उत्सर्जन या तो वही क्षेपण कहलाता है। लिख देते हैं उत्सर्जन या वही क्षेपण कहलाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया, यानी ये जो बचा हुआ पदार्थ है इसको जो है उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या कहलाया, वही क्षेपण कहलाया। अब यहाँ पर बात समझो, ये तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शरीर का भोजन, शरीर में जो मनुष्य के पोषण की है तो पोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मुख, एक मुख हो गया, मुख, जीभ हो गया, ग्रसिका हो गया, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या, अब बताओ मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख गुहा से भोजन का पाचन यानी स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मनुष्य में मुख गुहा, यानी मनुष्य में जो है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कहाँ से होती है, मुख गुहा से होती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या ग्रसिका में भोजन का पाचन होता है, तो ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसिका में क्या होता है, भोजन यानी ग्लोट्स के माध्यम से क्या होता है, भोजन यहाँ से यानी कहने का अर्थ मुख से लिया जाता है, और ग्लोट्स क्या होता है, जैसे ये पाइप है ना, तो पाइप है तो इस भोजन यहाँ आएगा तो क्या नीचे जाने के लिए इसको क्या होता है, ठेलने के लिए जो परिक्रम होता है ना, एक ग्लोट जैसा होता है, यही क्या होता है, भोजन ठेलते जाता है, ठीक है। और कहाँ तक पहुँचाता है, ये छोट यानी ये पेट में पहुंचता है, यानी पेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं, यहाँ तक भोजन। अब देखो भोजन जितना भी हम लोग खाते हैं ना, जिस समय खाते हैं तो यही ग्रसिका के माध्यम से कहाँ जाता है, अमाशय में जाके जमा होते रहता है, ठीक है। और यही जब फुल हो जाता है तब लगता है कि खा लिए खाना, ठीक है। अब जब ओवर खाने लगते हैं तब कहते हैं कि कंठ तक आ गया। तो कंठ तक कहने का मतलब क्या हो गया कि ये भोजन हम कहें तो यहाँ से ये ग्रसिका के माध्यम से यहाँ तक भोजन यहाँ स्टोर हो गया। तो कहने का अर्थ यहाँ तक स्टोर हो जाना ही क्या कहलाता है, कंठ तक जमा हो गया। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट क्या समझ में आ गया, क्या कि मुख हो गया, जिह्वा हो गया, ग्रसिका। ग्रसिका के बाद आता है क्या, अमाशय। क्या है, अमाशय। ग्रसिका के बाद कौन आता है, अमाशय। अमाशय है ना, अमाशय के जस्ट साइड में क्या होता है, यकृत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। लीवर के जस्ट यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला भाग, ये क्या है, तो पीत है, पित्ताशय है। यहीं पर क्या होता है, पीत का भंडार होता है, और यहाँ से एक नली निकलती है, यहाँ से एक नली निकलती है, ठीक है। यहाँ से एक नली निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीत नली कहते हैं। यानी अमाशय के जस्ट नीचे जो होता है ये वाला भाग क्या है, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, अब देखो क्षुद्रांत, वृदांत है ना, ये क्या होता है, तो ये समझते हैं। परिशेषिका, तो परिशेषिका कहने का मतलब, इसको, ये जो परिशेषिका है ना, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स सुना है ना, बीमारी होती है, ठीक है। यही वाला, इसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, इसको काट के निकाल भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये अपवाद पॉइंट होता है, ठीक है।
ये अपवाद पॉइंट होता है। ये मेनली क्या होता है, हरी सब्जियां ज़्यादा खाने के बाद ये क्या होता है, बढ़ता है। हरी सब्जियां खाने के बाद ज़्यादा क्या, जैसे साग हम खाते हैं ना, तब ये ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है ये हरी सब्जियों को पचाने का में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ये क्षुद्रांत, क्षुद्रांत कहने का मतलब हो गया छोटी आंत। क्या हो गया, छोटी आंत, है ना, छोटी आंत। अब बृहदान्त मतलब क्या हो गया, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। ठीक है, अब ये गुद्दा द्वार हो गया, यानी ये क्या हो गया, मल द्वार। इसको हम क्या कह सकते हैं, मल द्वार भी कहते हैं, है ना, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें तो यहाँ तक ये वाला, यानी हमारे जो पाचन की जो मुख्य विशेषता है इसी के माध्यम से होती है। ठीक है, ये वाला भाग समझ में आ गया ना। तो इसको ध्यान में रखना है कि मुख हो गया, मुख में जीवा हो गया, ग्रासिका हो गया, आमाशय हो गया, क्षुद्रांत, बृहदान्त। क्षुद्रांत को छोटी आंत भी कहते हैं, बृहदान्त को कोलन या बड़ी आंत कहते हैं, गुद्दा द्वार को मलद्वार भी कहते हैं, परिशेषिका को अपेंडिक्स भी बोलते हैं, अग्नाशय भी बोलते हैं, पीतनली यानी अग्नाशय, ये वाला भाग अग्नाशय हो गया। ठीक है, ये पीतनली हो गया, ये पित्ताशय हो गया, ये यकृत हो गया। और इसी के जस्ट यहाँ पर जो है लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो ये वाला भाग हो गया। अब यहाँ पर समझेंगे पाचन, मनुष्य में पाचन की क्रिया की अगर हम बात करें तो मनुष्य में पाचन क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो मुंह, पहला क्या होता है, मुंह। तो मुंह अगर हम बात करें तो भोजन का अंतग्रहण, यानी भोजन हम ग्रहण करते हैं किसके माध्यम से, मुंह के माध्यम से। अब भोजन का पाचन यहीं से होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा लिखने की कोशिश करना, देखे ना लिख पाते हैं कि नहीं। भोजन का अंतग्रहण किसके माध्यम से होता है, मुंह के माध्यम से। अब भोजन पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो भोजन का पाचन प्रारंभ, है ना, प्रारंभ कहाँ से होता है, मुंह से। अब यहाँ पर आता है दांत। दांत कहाँ पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है। तो दांत क्या करता है, तो भोजन को चबाने की प्रक्रिया, भोजन का चबाना, यानी भोजन के चबाने की प्रक्रिया क्या होता है, दांत, यानी भोजन जो चबाया जाता है किसके माध्यम से, दांत के माध्यम से। अब जिह्वा यानी जीभ में क्या होता है, स्वाद कलियाँ भी पाया जाता है जीभ में, यानी जीभ यहाँ पर क्या होता है, लार ग्रंथियाँ भी पाया जाता है। ठीक है, लार ग्रंथियाँ कितने होते हैं, 3 होते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाने का काम कौन करता है। अब देखो जीभ का काम क्या है, जब हम भोजन करते हैं, भोजन जब मुंह में लेते हैं, जब चिबाते हैं, चिबाते समय जब चबा रहे होते हैं, तो उसी समय लार क्या होता है, उत्सर्जित होता है। और लार क्या करता है, पूरे भोजन में मिलाने का काम करता है। और लार जो जब मिलता है ना, उसी समय क्या होता है, वसा का पाचन होता है। तो कहने का अर्थ है यही प्रक्रिया क्या होता है, इसी प्रक्रिया हम कहते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ हो जाता है, मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि क्या है, तो यह लार ग्रंथि स्रावित लाला रस या लार का लार एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है ना। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो, और क्या करते हैं कि आज की क्लास यहीं तक रखते हैं थोड़ा, है ना, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम आज इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, छोड़ो रहने दो। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। लार ग्रंथि देखो समझते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथि स्रावित लारा रस या लार का लार एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च को माल्टोज या शर्करा में परिवर्तित करता है। तो देखो क्या है, लार स्रावित होता है लार ग्रंथि से। लार कहाँ से स्रावित होता है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, लार ग्रंथि के माध्यम से क्या होता है, स्रावित होता है। और लार ग्रंथि को और क्या कहते हैं, लाला रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाला रस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो लाला रस है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो लाला रस यानी लार एंजाइम यानी लार ग्रंथि जो है स्रावित लाला रस, यानी लाला रस से क्या होता है, स्रावित होता है लार का लार एमाइलेज। और इसमें जो एमाइलेज होता है, जो लार कौन सा एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और यही एमाइलेज एंजाइम क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च, जो हमारे मुंह में पाचन किसका होता है, स्टार्च का होता है। ये क्या करता है ना, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदलता है। माल्टोज, अब माल्टोज बोले तो शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यानी स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, तो एमाइलेज एंजाइम बदलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि के बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो
क्या दूसरा पॉइंट है लार, ये हो गया भोजन की ग्रसिका। ग्रसिका कहने का अर्थ ओसोफेगस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। ये वाला भाग देखो, लार हम तो पढ़ ही लिए, ये वाला भाग ग्रसिका। ग्रसिका क्या होता है, तो ग्रसिका के बारे में अगर हम देखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओसोफेगस। तो ये ओसोफेगस क्या होता है, तो ये क्या फूड पाइप, इसको भोजन नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन नलिका भी कहते हैं। तो हमारे मुंह से आमाशय तक एक भोजन नली होती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको फिगर में ही समझते हैं। यहाँ इसको क्या करते हैं, बीच वाला भाग को इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये सब जो फालतू 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 जहाँ पर हम ऐड किए हैं उसको छोड़ देंगे, बाकी सब मिटा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये वाला तू कहाँ से रह गया, तू भी जा, है ना। ये हो गया। देखो ये इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर समझो बात, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला यानी मुख गुहा से, कहाँ से, मुख गुहा, कलर चेंज नहीं हुआ, क्या बात करता है। देखो मुख गुहा यहाँ से स्टार्ट जो हुआ, और ये वाला जो पाइप जा रहा है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप या तो भोजन नालिका कहते हैं। और ये कहाँ जाके मिला हुआ है, तो ये वाला भाग यहाँ पर यानी आमाशय से जाके मिला हुआ। तो यहाँ मुख गुहा के अंतिम पॉइंट से कहाँ तक, यानी आहार नाली यानी आमाशय के जो बीच जो पाइप स्थित है, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप या तो भोजन नालिका या तो ग्रसिका कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला यानी हमारे मुंह से आमाशय तक एक भोजन नली होती है जिसे क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। इसमें होने वाली कर्मानुकुंचन गति यानी इसमें जो होने वाली कर्मानुकुंचन गति होता है, इससे क्या होता है, भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ये कर्मानुकुंचन गति के द्वारा इसमें क्या होता है, भोजन जो है यानी मुख से जो है कहाँ तक, पेट तक पहुँचने का काम किस विधि द्वारा होता है, तो कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन विधि के द्वारा क्या होता है, भोजन यहाँ तक पहुँचता है। तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रसिका के बारे में हम देख लिए, तो ग्रसिका क्या है समझ में आ गया, ठीक है। तो ग्रसिका क्या है कि मुंह से आमाशय तक एक भोजन नली है जिसे ग्रसिका कहते हैं। इसमें होने वाली कर्मानुकुंचन गति से भोजन आमाशय तक क्या होता है, पहुंचता है। भोजन कहाँ तक पहुंचता है, आमाशय तक पहुंचता है, ठीक है। सिर्फ ग्रसिका का यही काम है। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। देखो कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर बजा सकता है कि निम्न में से क्वेश्चन दे सकता है कि निम्न में से किस में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। क्या दे देगा, जैसे दे देगा निम्न में से किस में भोजन का पाचन नहीं होता, ठीक है। किस में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो पहले दे देगा मुख, है ना, मुख दे देगा। दूसरा पॉइंट में दे देगा क्या, दूसरा पॉइंट में दे देगा अग्नाशय, अमाशय, है ना, अमाशय। तीसरा पॉइंट में दे देगा ग्रसिका। चौथा पॉइंट में दे देगा सभी। अब बताओ, अगर मुख के बारे में पता नहीं है, तो मुख आमाशय के बारे में पता नहीं है, ग्रसिका के बारे में पता नहीं है, तो किसको मारेगा। तो सिंपल सी अगर हम यहाँ पर बात कहें तो देखो मुख में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, जिसमें क्या होता है, स्टार्ट माल्टोज में बदलता है। आमाशय की बात करें तो आमाशय में भी भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अगर बात करें ग्रसिका, तो ग्रसिका क्या है, एक फूड पाइप है। इसमें भोजन का क्या होता है, सप्लायर होता है, सिर्फ भोजन का सप्लायर होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें, अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट क्या है, तो देखो अगला पॉइंट है आमाशय। क्या है अगला पॉइंट, आमाशय। तो मनुष्य का आमाशय भी एक क्या है, ग्रंथि है। आमाशय भी एक प्रकार का क्या है, ग्रंथि है, ठीक है, जो जठर रस या आमाशयिक रस का स्राव करती है। अब देखो मनुष्य का आमाशय जो अष्टमक यानी कहने का अर्थ, आमाशय हम किसको बोले थे, तो आमाशय देखो, आमाशय ये वाला भाग यानी कहने का अर्थ, इसका कलर चेंज है ना, कलर चेंज ही है। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग दूसरा कलर लेते हैं, है ना, ये कलर लेते हैं, सही रहेगा। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये वाला जो भाग है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, आमाशय कहलाता है। ये वाला, तो ये तो आमाशय है। तो ये आमाशय वाला भाग जो है, तो देखो आमाशय वाला भाग अगर हम बात करते हैं, तो देखो
तो मनुष्य के आमाशय भी एक प्रकार का क्या ग्रंथि है जो जठर रस या आमाशयिक रस का क्या करता है, स्राव करता है। यह जठर रस पेप्सिन और पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा आदि का मिश्रण होता है। इसमें जो जठर रस पाया जाता है, देखो आमाशय से कौन सा रस निकलता है, तो जठर रस याद रखना। इसमें से कौन कौन सा, पाचक रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्मा होता है, ये सब आदि का मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। आज ये यानी आमाशय से कौन कौन सा रस निकलता है, तो पाचक रस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। ये सब कहाँ से निकलता है, तो आमाशय से ही निकलता है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं तो क्षुद्रांत। क्षुद्रांत हम किसको कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। अब देखो नाम तो है छोटी आंत, लेकिन जो है सबसे बड़ा भाग होता है, यानी क्षुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, क्षुद्रांत, यानी छोटी। नाम छोटा लेकिन इसका जो है साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ध्यान में रखना। तो ये वाला भाग आमाशय, आमाशय से छोटी आंत क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और छोटी आंत को 3 भाग में बांटते हैं, जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम, ठीक है। और यही छोटी आंत जो है, छोटी आंत, ये वाला जो देखो ये वाला भाग ड्यूडेनम है। तो कहने का अर्थ यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ तक आमाशय है, आमाशय के बाद ये छोटी आंत स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 जा रहा ना, ध्यान देना, ठीक है। तो ये वाला भाग ये जा रहा 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 जा रहा, ये यहाँ तक आ गया। तो ये यहाँ तक वाला भाग क्या है, छोटी आंत है। और यही छोटी आंत से कनेक्टेड होता है बड़ी आंत। क्या होता है, यहीं पर छोटी आंत से बड़ी आंत कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहद आंत्र, यानी बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी आंत। तो यहाँ छोटी आंत के बारे में कुछ समझ में आ गया, तो ये बड़ी आंत हो गया। अब देखो ये वाला भाग बता रहे थे ना क्या, अपेंडिक्स के बारे में, जिसको हम क्रेमी परिशेषिका भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला भाग यहाँ तक समाप्त हुआ, ठीक है। यहाँ आज छोटी आंत के बारे में देख लें, कल छोटी आंत के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ड्यूडेनम क्या है, जेजुनम क्या है, इलियम क्या यानी इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी, और एक बात और ध्यान क्या रखना, देखो क्या होता है कि एक बात ध्यान में रखना, क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रेगुलर हम ले नहीं पाते हैं। रेगुलर नहीं लेने के कारण है कि देखो ड्यूटी करके आते हैं, ड्यूटी करने के बाद क्या होता है, कभी टाइम उलटफेर हो जाता है, जिसके कारण रेगुलर क्लास अपलोड नहीं कर पाते। तो रेगुलर नहीं कर पाते हैं तो एक दिन अगर मान लिया जाए एक दिन अपलोड नहीं हुआ तो दूसरा दिन जो है दोनों पार्ट अपलोड होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, क्लास अपलोड नहीं हुआ, तो चौथा दिन जरूर है कि चारों पार्ट अपलोड होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो देखो कोई ज़रूरी नहीं कि एक, मतलब अब तो तुमको जैसे क्या होता है कि अब क्या है, सरकारी जॉब में यही सब चीज़ होता है ना, तो कहने का अर्थ कभी टाइम का उलटफेर होते रहता है। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और आज क्लास यहीं तक, जय हिंद, है ना। बाकी जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बाकी जो भी है ना, पढ़ो मन से, ठीक है।